नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शेर और शेरनियों, हो जाओ तैयार। और अब आपको होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम लोग पहला अध्याय अर्थशास्त्र का पालमपुर की गांव की कहानी कर चुके हैं, उसको बहुत विस्तार में और विस्तृत में पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में दूसरे बच्चों की बत्ती गुल कर देते हैं पर आपकी नहीं करेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल अच्छे से मेहनत से उनको पढ़ चुके हैं। तो आज हम उन्हीं हर एक प्रश्न पे उत्तर के साथ हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये पूरे चैप्टर का रिवीजन आपको करा देगा कि हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है और किस प्रकार के सवाल एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। ये सब हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा और सामाजिक विज्ञान का डर को मजबूर होकर आपसे भागना पड़ेगा, वो दूर चला जाएगा आपसे और सिर्फ आपकी नस नस में कुछ दौड़ेगा तो सामाजिक विज्ञान के लिए प्यार दौड़ेगा। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा मंजिल है कि मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है कि जिस मंजिल पर आप क्या हो, डर ना हो सामाजिक विज्ञान का। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, उत्पादन के अर्थ तथा उद्देश्य को परिभाषित कीजिए। मतलब इतना इजी सवाल सर, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे क्या? मतलब हम तो एग्जाम बिल्कुल गजब करके आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं उत्पादन। उत्पादन परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, इसमें इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित किया जाता है। तो उत्पादन क्या है? एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। उसमें क्या होता है कि भाई चेंज किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। जो इनपुट डाला जाता है, इनपुट मतलब चीज डालना, इन करना, और उससे फिर निकल के आना आउटपुट। तो इनपुट से आउटपुट में बदलने की क्या है? ये प्रक्रिया है। जैसे कि हमने बोला था कॉटन है, रुई है, तो रुई से क्या करना, रुई को फैक्ट्री में ले जाना, मशीन में डालना, जो डाला है मशीन में वो इनपुट है, और फिर उससे जो निकल के आएगा दैट इज द आउटपुट। जो फाइनल मटेरियल, जो फाइनल गुड बन के हमारे पास आता है, टी शर्ट, शर्ट, वो क्या है? आउटपुट है। तो क्या है? परिवर्तन हो रहा है ना, कच्चे माल से बिल्कुल एक अच्छा माल जो हमारे पास आता है उसका क्या है? परिवर्तन हो रहा है। तो इनपुट से आउटपुट। तो उत्पादन क्या है? एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें इनपुट से आउटपुट का परिवर्तन किया जाता है। अब उत्पादन का उद्देश्य क्या है? ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता है। क्या है? हमें आवश्यकता है, हमें जरूरत है, हमारी इच्छा नहीं है। जिनकी हमें जरूरत है वह क्या है? वही हमारा उत्पादन का उद्देश्य है। इसीलिए हम प्रोटेक्शन करते हैं कि भाई क्या हो, ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों को जरूरत है उनकी जरूरतें पूरी हो और वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। तो सबसे पहला, उत्पादन का अर्थ एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, इनपुट से आउटपुट। उद्देश्य यही है कि जिन भी वस्तुओं की, जिन भी सेवाओं की हमें जरूरत है, जिनकी आवश्यकता है, वो हम लोग क्या करें? उत्पादित करें। यही हमारा उद्देश्य है। सवाल नंबर 2, एक दिए गए भूमि के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने के कौन से सामान्य तरीके हैं? तो ऐसे कौन कौन से सामान्य, ऐसे नॉर्मल तरीके हैं जिनसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक ही भूमि का टुकड़ा हो। भूमि हमारे पास सीमित है, स्थिर है, भूमि फिक्स है, लैंड फिक्स्ड है। अब उसमें किस प्रकार से हम लोग क्या है बढ़ा सकते हैं, क्या है पैदावार बढ़ा सकते हैं, उपज बढ़ा सकते हैं, वो उसके क्या तरीके हैं वो हम लोगों को जानना है। पहला है बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध का मतलब जिसमें बहुत ज्यादा जो फसल हम लोग कर सकते हैं वो है। तो बहुविध फसल प्रणाली, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। अब क्या होता है? एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में, एक साल में क्या हो, एक ही भूमि के टुकड़े पे एक से ज्यादा फसल उगाना। मतलब क्या हो गया कि भाई एक साल है आपके पास, पूरा एक साल है, भूमि आपके पास ऑलरेडी फिक्स्ड है उस एक भूमि पे। उस एक भूमि पर ही एक ही साल में कितनी बार आप फसलें उगाते हो, एक फसल, दो फसल, तीन फसल, कितने फसलें उगाते हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा फसलें हमें उगानी है। बहु आ रहा है, बहु हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में एक की बात करते हैं, द्विवचन में दो की बात करते हैं, और बहुवचन में हम बहुत सारों की बात करते हैं। तो बहुत ज्यादा फसलें, मतलब दो से अधिक होती है, वो बहुविध में आ जाती है। तो एक से ज्यादा फसलें, पालमपुर वाले एक से ज्यादा, दो फसलें तो सब उगा ही रहे थे, दो से अधिक कोई आलू भी कभी उगा लेता था, गन्ने उगा ही रहे हैं। ठीक है, गर्मियों में जूस पियेंगे अपन लोग गन्ने का। फिर दूसरा तरीका था हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या होती है? देखो बच्चा, क्रांति का मतलब होता है बदलाव लाना। ठीक है, रिवॉल्यूशन क्या कहते हैं? क्रांति। जैसे भाई मैं आपको कहता हूं कि हमें क्रांति लेकर आनी है कि बच्चों के मन में से क्या हो, सामाजिक विज्ञान का डर निकाल दिया जाए, ये क्रांति है। ठीक है, बदलाव लाना, सोच को परिवर्तित कर देना। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोग क्या लेके आए? क्रांति लेकर आए। ठीक है, क्या देश के लिए क्या है? मर मिटना चाहिए इंसान को, देश से बढ़कर, राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्रांति थी, लोगों की सोच बदल दी उन्होंने। ठीक है, तो क्रांति क्या है? बदलाव है। तो ये क्या है? हरित क्रांति। हम जो अब हरित किससे जुड़ा हुआ? कृषि से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, हरी सब्जियां है, फल फ्रूट है, ये सब कुछ है, तो हरित। तो हरित चीज क्या है? कृषि से जुड़ी हुई है, इसलिए हरित क्रांति। मतलब कृषि में क्या लेकर आना है? क्रांति लेकर आनी है, बदलाव लेकर आना है।
तो 1960-66 का जो दौर रहता है, उस समय हरित क्रांति को भारत में लॉन्च किया जाता है कि भाई अब हम लोग क्या है बदलाव लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे? अच्छे HYV बीज लेकर आएंगे, अधिक उपज वाले आधुनिक चीजें लेकर आएंगे, ट्रैक्टर हो गया, ये सब कुछ हो गया। तो ये क्या था? बदलाव था। और पहले क्या था? पहले भाई पुरानी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, कम पैदावार हो रही, पैदावार कम हो रही, तो इस पैदावार को कम की जगह बदलना, उसको बढ़ाना, ये क्या है? क्रांति है। और कृषि से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे हम हरित क्रांति बोलते हैं। तो हरित क्रांति है। दूसरा तरीका, अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। तो आधुनिक जो कृषि विधियां है भाई, जैसे ट्रैक्टर लाना है, अच्छी अच्छी मशीनरियां लानी है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अच्छे खाद लाने हैं, ठीक है, उर्वरक लाने। तो ये सब क्या है? एक आधुनिक तरीके हैं जो कि हम लोग हरित क्रांति में इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 3, वस्तुएं तथा सेवा के उत्पादन के लिए कोई 4 आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। तो अब जब हम वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं तो हमें 4 आवश्यक चीजें की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? उत्पादन के कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पादन के कारक बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है भूमि, क्योंकि जो कुछ भी हम लोग करेंगे जमीन पे करेंगे, हम जमीन पे ही करेंगे। हमें फैक्ट्री बनानी, हम जमीन पे बनाएंगे, हम कोई काम काज करेंगे जमीन पे करेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तो क्या है? जमीन है। जैसे आपको यहाँ पे ये जमीन दिखाई गई, तो सबसे पहली चीज तो जमीन है, और प्राकृतिक संसाधन जल हो गया, ये सब भी आपको चाहिए। दूसरा आता है श्रम। श्रम मतलब काम करने वाले लोग जो काम करेंगे। भाई आपने फैक्ट्री खड़ी कर ली, अब फैक्ट्री खड़ी करके उसका ताला तो लगाना नहीं है, उसमें काम करना है, कुछ ना कुछ उत्पादन करने के लिए आपने वो फैक्ट्री खोली। अब वो उत्पादन करने के लिए क्या है? आपको लोग चाहिए, श्रम चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए। तो क्या होता है? इस श्रम में 2 प्रकार के लोग आते हैं, एक शारीरिक श्रम करने वाले, एक कुशल और शिक्षित श्रम वाले। तो शिक्षित और कुशल श्रम वाले लोग कौन होते हैं? जो पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, जो पढ़ाई लिखाई में एक्सपर्ट होते हैं और पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए काम में कुशल होते हैं, मतलब बिल्कुल एक्सपर्ट है, ठीक है। तो भाई जैसे अकाउंटेंट का काम हो गया, शिक्षक का काम हो गया, हम शिक्षक है तो हमारा काम है। तो अब हम लोग क्या है, हमारे सब्जेक्ट में पकड़ होना बहुत जरूरी है, हमें वो चीज आनी चाहिए, तभी हम लोग क्या कहीं पढ़ा सकते, नहीं तो नहीं पढ़ा पाएंगे। फिर एक है शारीरिक श्रम। अब जैसे ये आंटी जी है, ये पत्थर उठा के चल रही है, ठीक है, तो ये शारीरिक बल है, इनमें शारीरिक ताकत होनी चाहिए, ठीक है। उसमें आप कितने पढ़ाया है, कितना आप एक्सपर्ट हो, जरूरत नहीं, बस आपके शरीर में जान होनी चाहिए। आप बड़े से बड़े सामान उठा लो, उसको उधर डाल दिया, उसको उधर डाल दिया। तो ये क्या है? श्रम भी 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक श्रम और कुशल या शिक्षित श्रम। तीसरा है भौतिक पूंजी। भौतिक मतलब फिजिकल, ठीक है। भौतिक मतलब ऐसी चीजें, ऐसी पूंजी जिसे आप छू सकते हो, फिजिकली आप देख सकते हो, ठीक है। आज ये स्मार्ट बोर्ड है, ये पूंजी है, ये असेट है, ठीक, हमने इसे पैसों से खरीदा है, ये असेट है। ये स्मार्ट बोर्ड हमारे लिए असेट है। कैमरा है वो हमारे लिए असेट है, पूंजी है हमारे लिए, ठीक है। टेबल है वो पूंजी है। तो जो भी चीज हमारे क्या हो उत्पादन में काम आ सकती हो वो पूंजी होती है, तो उसे हम भौतिक पूंजी कहते हैं, ठीक है। अब इस भौतिक पूंजी के भी 2 भाग है। एक है स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी जो लंबे समय के लिए चल सके, एक बार आपने पैसा देकर उसको खरीद लिया ना, तो वो लंबे समय के लिए चल सके। भाई स्मार्ट बोर्ड है, वो लंबे समय के लिए चलेगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब तक चलेगा चलता रहेगा। उसमें कभी कभार कोई दिक्कत आ गई तो 100-200 रुपए देकर हम लोग ठीक करा सकते हैं, पर ये लंबे समय तक चलेगा। कैमरा लंबे समय तक चलेगा। तो जो 1 साल से 2 साल से ज्यादा समय से तक चल सकती है, उसे हम क्या है? स्थायी पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी, नाम से पता चल रहा, कार्यशील, जो रोज के कार्यों में काम आ सके। भाई आज मैं पेमेंट मांग लूं, सर मुझे पेमेंट करना है, तो पेमेंट आएगा, वो क्या होगा? कार्यशील होगा। भाई महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में सर को पेमेंट करना है, वो कार्यशील है, ठीक है। मान लो कि कुछ कोई बुक्स मंगवानी है, उसको पेमेंट करना है, तो वो हो गया। तो ये क्या है? कार्यशील पूंजी है, रोजमर्रा जीवन के लिए देने के लिए, मजदूरों को पैसा देना है, कोई कच्चा माल मंगवाना है, उसको पैसा देना है, ठीक है। तो ये इन सब के लिए आपको क्या, थोड़ा पैसा, नकदी पैसा चाहिए, जो हाथ में आपके पास होना चाहिए, वो आपके लिए कार्यशील पूंजी है। अब भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, इन सबको मैनेज करने वाला, नियंत्रित करने वाला एक इंसान चाहिए, ठीक है, जिन सबको एक साथ लेकर चल सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। भाई भूमि पे कोई परेशानी हो जाए तो बात कर ले, श्रम को कोई दिक्कत आ रही है तो बात कर ले, पैसा टके की व्यवस्था नहीं हो रही तो काम कर ले। ये सारे काम कौन कर सकता है? वो मानव कर सकता है। तो मानव क्या है? मानव पूंजी है, ठीक है। मानो क्या है? एक असेट है, पूंजी है, और ये एक ऐसी पूंजी जो लंबे समय तक क्या है? चलती जाती है। ये तीनों को कंट्रोल करके काम करता है, तीनों को समझा के और अच्छे से उनको चलाता रहता है, और उससे क्या है? उसको लाभ कमाता है। और ये जो मानव पूंजी है, ये मानव पूंजी बनती कैसे है? ये मानव है, ये पूंजी कैसे बन रहा है? ये हम दूसरे अध्याय में बहुत अच्छे से जानेंगे, संसाधन के रूप में लोगों को।
उसमें बहुत अच्छे से समझा है कि किस प्रकार से मानव पूंजी बन सकता है। तो भूमि ये रही, आंटी जी ये रही, श्रम क्या रही है, भौतिक पूंजी, ये अब कंप्यूटर है तो ये लंबे समय तक चलेगा, तो ये क्या है, स्थायी पूंजी है, ठीक है। और ये है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, ये मानव पूंजी है जो कि क्या है, पूरे देश को आंदोलनों के समय में एक करके उन्होंने आंदोलन किए और अंग्रेजों को बाहर भगा दिया, तो वो मानव पूंजी। अगला सवाल है, कृषि की 3 आधुनिक पद्धतियों को लिखो। अब क्या है, कृषि की, अब हम लोग क्या है आधुनिक पद्धतियों को क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि हमारा उससे हरित क्रांति आई, परिवर्तन आया, तो आधुनिक पद्धतियां बहुत जरूरी है जिससे कि क्या हो, ज्यादा उपज हो, ज्यादा पैदावार हो। ये पहला कारण, कृषि के लिए जल की सुनिश्चित आपूर्ति हेतु सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था। भाई सिंचाई अच्छी होनी चाहिए, भाई कृषि में क्या है, भाई पेड़ पौधा फसल जो भी आप लगा रहे हो उसे पानी चाहिए, और जो पानी की व्यवस्था है उसे ही हम लोग सिंचाई कहते हैं। तो सिंचाई की जो व्यवस्था है वो सुविकसित होनी चाहिए, मतलब अच्छे से डेवलप्ड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके क्या होगा, वहां पे अच्छी फसल होगी। पालमपुर में सिंचाई की व्यवस्था क्यों अच्छी थी, क्योंकि वहां पर बिजली थी, वहां पर लाइटें आती थी, और हमने देखा था कि आज भी काफी देश के हिस्से में, हमारे देश के हिस्से में बारिश पे वो लोग निर्भर रहते हैं, उनके पास क्या है, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर हम लोगों को क्या है, फसल की खेती-बाड़ी बढ़ानी है तो हमें सिंचाई अच्छी करनी होगी। एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुविध फसल प्रणाली एक सामान्य तरीका है। तो अब क्या है, अगर आपको एक ही जमीन का टुकड़ा है, जमीन फिक्स है, सबके लिए फिक्स है, चाहे बड़ा किसान हो चाहे छोटा किसान हो, जमीन क्या है, सबके लिए फिक्स है, पर सब चाहता है कि हमें उससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन हो, ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। तो ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको बहुविध फसल प्रणाली अपनानी पड़ती है। भाई एक ही जमीन पर एक साल में आप एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा फसलें उगा सको, उसे बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको ज्यादा पैदावार होगी। आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करना, इसने आधुनिक पद्धतियां पूछी है, तो उसमें आधुनिक उपकरण, भाई ट्रैक्टर यूज करो, थ्रेशर यूज करो, ठीक है, अधिक उपज वाले बीजों का इस्तेमाल करो, ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी करो, ये सारी क्या है, आधुनिक तरीके हैं। अधिक उपज वाले बीजों से एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज प्राप्त किया जा सकता है। तो अभी क्या बोला था, आधुनिक उपकरण, तो मैंने उसमें आपको बता दिया था अधिक उपज वाले बीज भी है, ठीक है। तो अधिक उपज वाले बीज हमें ज्यादा इस्तेमाल करने, जिससे क्या होता है कि भाई एक जो फसल हम लगा रहे हैं, जैसे गेहूं की लगा रहे हैं, तो पहले अगर हमें 10 किलो गेहूं मिल रहा था, अब 20 किलो मिलेगा, 25 किलो मिलेगा, तो अच्छी क्या है, पैदावार वहां हो जाती है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उत्पादन को बढ़ाने में सहायता मिलती है। अब रासायनिक उर्वरक जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो यूज करो, ठीक है, वो यूज करो, मिट्टी में डालो, पौधों को दो, उससे क्या हो, पौधा जल्दी बढ़ेगा। और कीटनाशक, अगर उस पर कभी कीट लग जाए, कोई सूक्ष्म जीव या कोई कीड़ा मकोड़ा उस पर लग जाता है, पेड़ खराब होता है, तो कीटनाशक छिड़क दो, ठीक हो जाएगा। तो इन चीजों से भी क्या है, उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इन्होंने 3 आधुनिक पद्धतियां पूछी, मैंने आपको 5 लिखवाई है, आपको जो 3 सुटेबल लगे वो आप एग्जाम में लिख देना, पर आप पढ़ना पांचों ही। अगला है HYV बीज क्या है, इसका एक गुण तथा एक सीमा लिखिए। सीमा का मतलब है एक दोष लिखो कि उसमें क्या कमी है, और एक गुण मतलब एक उसकी क्या अच्छाई है। तो एक मेरिट और एक डीमेरिट हम लोगों को पता नहीं। देखो अब HYV बीज, इसका सबसे पहला तो हमें क्या है, हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इंग्लिश में तो इसे हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में तो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स कहते हैं, ठीक है। तो HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हम लोग कहते हैं, और हिंदी में अधिक उपज वाले बीज हम लोग कहते हैं। तो अधिक उपज प्रजातियों वाले बीज मतलब ऐसे बीज जो क्या है, हमें ज्यादा उपज दे सकते हो। अब इसका गुण क्या है, इसकी अच्छाई क्या है, इन बीजों के प्रयोग से एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज प्राप्त करने की संभावना बढ़ी, इससे कुल उत्पादन में भी इजाफा हुआ। अब क्या हुआ, बीजों से, एक ही पौधे से क्या हो, बहुत ज्यादा आपको गेहूं मिलने लगा, बहुत ज्यादा चावल मिलने लगे, तो ज्यादा उत्पादन होने लगा, और क्या हुआ, उससे काफी अच्छा फायदा हुआ। तो गुण तो क्या है कि उपज ज्यादा होने लगी। उपज क्या होता है कि भाई कितना हम लोगों ने एक सीजन में, एक मौसम में कितना हम लोगों ने ग्रो करा है, कितना उगाया है, तो क्या है, ज्यादा उपज होने लगी, ज्यादा उत्पादन होने लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर इसका कुछ दोष भी है। दोष क्या है, अति उपज प्रजाति वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी, रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत होती है। इन बीजों के अति उपयोग से मृदा का उपजाऊपन कम हो जाता है। अब दिक्कत क्या है, अगर हम बार बार में क्या करेंगे, HYV बीज यूज करेंगे, सीड्स यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा तो पानी चाहिए।
पानी तो पहले ही कम है, ठीक है, जल है तो कल है, तो पानी तो बचाना जरूरी है। रासायनिक खाद चाहिए, अभी पढ़ के आए केमिकल फर्टिलाइजर ये हम लोगों को चाहिए, ठीक है, और कीटनाशक भी चाहिए, तो कीटनाशक भी छिड़कोगे। इनसे क्या होगा, जब बार बार में ये चीज डालोगे ना, तो क्या होगा, आपका जो मिट्टी है उसका उपजाऊपन खराब हो जाएगा, ठीक है। आप 10 साल ये HYV बीज के इस्तेमाल कर सकते हो, पर कभी वो मिट्टी क्या है, खराब हो जाएगी, फिर वो किसी लायक नहीं बचेगी। तो इसलिए क्या है कि HYV सीड्स का इस्तेमाल करना एक समय तक अच्छा है, पर उसको ज्यादा समय तक इस्तेमाल करना वो मिट्टी के लिए खराब हो जाता है। सवाल नंबर 6, भूमि एवं पूंजी के मध्य किन 3 विभेदों को लिखें। अब भूमि में और पूंजी में क्या 3 अंतर है वो आप लोगों को बताने हैं, ठीक है, वो मैं बता देता हूं। भूमि और इधर पूंजी। पहला, जल और वायु की भांति भूमि प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक प्राकृतिक संसाधन। भाई जल हमें कहां से मिला है, हमें प्रकृति से मिला है, वायु हमें प्रकृति से मिल रही है, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या है, भूमि भी एक प्रकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, तो उससे क्या है, हमें उस पर कुछ ज्यादा सोचने का या विचार करने की जरूरत नहीं है, वो क्या प्राकृतिक संसाधन है। पर पूंजी एक मानव निर्मित संसाधन है, न कि प्राकृतिक। अब पूंजी क्या है भाई, पैसा है मेनली। आप पूंजी में असेट्स में पैसा आता है, पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो, तो ये तो क्या है, एक मानव निर्मित है, हम लोगों ने बनाया है कि भाई ये इतने की है, इससे इतना खरीद लो, तो ये हम लोगों ने, ये कोई प्रकृति की देन नहीं। यह उत्पादन का एक निष्क्रिय कारक है, भूमि स्वयं कुछ नहीं कर सकती, ये मानव ही है जो इसे एक संसाधन में बदलता है। देखो अब क्या होता है, पहली बात तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन का मतलब क्या है, संसाधन का मतलब है रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का मतलब है जो चीज, जो भी वस्तु, जो भी सेवा हमारी जरूरत को पूरा कर सके। मुझे भूख लग रही, मुझे खाना मिल रहा, खाना मेरे लिए संसाधन। आपको पढ़ाई करनी है, आपको मोबाइल के द्वारा पढ़ाई कर रहे हो, वो आपके लिए संसाधन है, लैपटॉप से पढ़ रहे हो, वो आपके लिए संसाधन है। तो क्या होता है कि भूमि क्या है, भूमि प्राकृतिक संसाधन तो है, पर भूमि, भाई मैंने आज यहाँ पे जमीन खरीद ली, क्या जमीन अकेले उत्पादन कर देगी क्या, नहीं करेगी, ठीक है। जमीन पे अलग ही अपना बिजनेस चलने लग जाएगा कि नहीं चलने लग जाएगा। इसको संसाधन बनाएगा कौन बनाएगा, मानव बनाएगा। इसको यूजफुल कौन बनाएगा, मानव बनाएगा। कैसे बनाएगा, वहां पहले तो फैक्ट्री खड़ी करेगा, फैक्ट्री खड़ी करने के बाद मशीनें लाएगा, मशीनें लाने के लिए क्या है, उत्पादन के लिए श्रम लाएगा, पैसा लगाएगा और काम करेगा, फिर जाके उस लैंड का क्या है, यूज हो जाएगा। तो भूमि जो है वो आधार तो है भाई, जरूरत सबसे पहले भूमि की है, भूमि के बिना हम क्या फैक्ट्री हवा में थोड़ी खड़ी कर देंगे, तो नहीं कर सकते। अगर भूमि की जरूरत है, पर उस भूमि को संसाधन, उसको यूजफुल कौन बना रहा है, मानव ही बना रहा है। अब पूंजी की तरफ आ जाओ, ये उत्पादन का एक सक्रिय कारक है, इसमें मानव निर्मित निवेश शामिल होते हैं जो उत्पादन बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अब पूंजी क्या है, मानव निर्मित निवेश, निवेश मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट करना, पैसा खर्च करना, पैसा लगाना। तो अब इसमें क्या होता है, पूंजी में जब हम लोग पैसा लगाते हैं और करते हैं, तो उससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ता है। तो और ये भी किसकी देन है, मानव की देन है। तो भूमि प्राकृतिक देन होते हुए भी हमारे पास क्या संसाधन नहीं थी, हमारे उसको यूजफुल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, मानव का इस्तेमाल करा गया, मानव ने उसे बनाया। पर पूंजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूंजी से तो सब कुछ हो सकता है, पूंजी से तो भूमि भी खरीद लोगे, पूंजी से आप मशीन भी खरीद लोगे, ठीक, खाद भी खरीद लोगे, सब कुछ खरीद लोगे, मतलब पूंजी बहुत कुछ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पैसा बहुत कुछ है। पर याद रखिएगा कि पैसा बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं होता, ठीक है। जीवन में पैसों से बढ़कर भी काफी चीजें होती हैं, पर हाँ, एक अच्छे जीवन के लिए पैसे की बहुत जरूरत होती है। भूमि की गैर मौजूदगी में कोई भी कार्य नहीं हो सकता, यह मानव की प्रत्येक क्रिया का आधार है। ये बात अभी जस्ट मैंने आपको कही, भाई भूमि आधार है हमारा, भूमि हमें जरूरत है, क्योंकि भाई मैं फैक्ट्री हवा में ले जाकर तो बना नहीं सकता। तो कोई भी मानव की प्रत्येक क्रिया, क्या बोला, हमारी जो भी क्रिया, जो भी एक्टिविटी होती है, ईच एंड एवरी एंड सिंगल एक्टिविटी जो भी हमारी होती है पृथ्वी पर होती है, भूमि पर होती है। मैं पढ़ा रहा हूँ, जमीन पर खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कैमरा लगा हुआ है, जमीन पे लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारा कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो लिंक है वो जमीन पे। स्मार्ट बोर्ड है, दीवार पे लगा हुआ, पर ये दीवार किस पे बनी हुई है, भूमि पे बनी हुई। तो हमारे हर क्रिया का आधार तो क्या है, भूमि ही है। बेहतर विकास के लिए पूंजी की अति आवश्यकता होती है, परंतु इसे अपने अस्तित्व और क्रियाओं हेतु भूमि पर निर्भर रहना पड़ता है। अब क्या है, बात ऐसी है कि भाई पूंजी की बहुत जरूरत है। अगर आपको ज्यादा अति आवश्यकता, बहुत चीजें, आपको बहुत काम करने, तो आपको पैसे की तो बहुत जरूरत है, पर भूमि के बिना पूंजी बेकार है, ठीक। मेरे पास खूब पैसा, पैसों की कमी नहीं, मेरे पास मशीनरी भी है, मेरे पास फैक्ट्रियां भी है, मेरे पास दिमाग है, सब कुछ है, पर जमीन नहीं है। अब फैक्ट्री बनाओ तो बनाऊं कहाँ, वो मशीन लगाऊं तो लगाऊं कहाँ, उस पैसे का इस्तेमाल करूं तो करूं कहाँ, सब बेकार है। तो इसलिए सबसे पहली आवश्यकता तो हमारी भूमि ही होती है।
भूमि में मृदा मतलब मिट्टी, वन जंगल, जल पानी, खनिज, खनिज क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो खनिज में जैसे खनिज में हर चीज, खनिज में सोना चांदी लोहा कोयला ये सब कुछ खनिज ही है, आदि शामिल है। तो भूमि में क्या है, सब कुछ, भाई हमें जो भी चीज मिल रही है वो भूमि से ही मिल रही है, इस जमीन से ही मिलती है, ठीक है। तो जमीन क्या है, हर चीज का आधार है। इस भूमि में मिट्टी भी है, जंगल भी है, पानी भी है, ठीक है। हम खोद के निकालते नहीं है पानी, ठीक है। हम जब हरित क्रांति के पढ़ेंगे नकारात्मक प्रभाव, तो भौम जल स्तर में पढ़ा था कि वो नीचे जा चुका है। तो क्या है, मतलब जमीन में पानी भी, ये प्राकृतिक संसाधनों का आश्रय स्थल है। मतलब प्राकृतिक संसाधन सारे कहाँ हैं, वो भूमि पर। आश्रय मतलब आश्रय लेना, उसके पास रहना, तो सब कहाँ है, भूमि के पास ही है। हमारे पास तो कुछ नहीं है। पूंजी या भौतिक पूंजी में उपकरण, मशीन, भवन, कच्चा माल और पूंजी शामिल है। और पर पूंजी में क्या है, उसमें क्या है, भौतिक पूंजी आ गई, पैसा टका आ गया, ठीक है। उपकरण मशीन आ गई, भवन कच्चा माल और पूंजी, ये सब कुछ क्या है, पूंजी में आ जाते हैं। तो भूमि और पूंजी में ये मुख्य अंतर थे। मैंने आपको 4 बताए हैं और एग्जाम में आपको जितने पूछे आप वो बता दीजिए। सवाल नंबर 7, बड़े किसान किस प्रकार अपनी फसल के अधिशेष की बिक्री का उपयोग करते हैं। अधिशेष मतलब क्या है, जो उनके पास एक्स्ट्रा बच गया। मतलब उन्होंने क्या करा कि भाई 100 किलो गेहूं उन्होंने अपने खेत पे लगाया, उस 100 किलो गेहूं में से क्या करा, 20 किलो गेहूं अपने परिवार के लिए रख लिया और 80 किलो गेहूं बाजार में बेच दिया। अब ये जो बाजार में बेचा है, बड़े किसानों के पास पहले पैसों की कमी नहीं, खूब पैसा है। अब ये जो 80 किलो से जो पैसा उन्होंने कमाया है वो अधिशेष है। अधिशेष क्या है, ये जो अधिक बच गया। भाई पहला तो जो भी आप कुछ भी करोगे ना, उससे क्या करना है हम लोगों को, कि खुद के परिवार के लिए बचाना है। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा था, ये ठीक है, ए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं आपसे। तो 20 किलो वो पहले अपने परिवार के लिए बचाएंगे पूरे साल के लिए, और फिर बाकी जो बचा है वो अधिशेष है। अधिक से एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है हमारे पास, उसको बेचना है। उसको बेचने से जो बिक्री हुई, उससे जो पैसा है उसका बड़ा किसान कैसे इस्तेमाल करता है वो देखो। पैसा बैंकों में जमा करा देता है, बैंकों के पास जाता है, पैसा बैंकों में दे देगा, ठीक है, उससे ब्याज कमाएगा, ठीक है, अच्छी आमदनी होगी, बहुत बढ़िया बात है। छोटे किसानों को कर्ज देते हैं, छोटों को कर्जा देते हैं। मैंने आपको बताया था ना किस प्रकार से ये किसानों को जाल में फंसाते हैं, बहुत बुरी स्थिति कर देते हैं, ठीक है, बहुत अधिक ब्याज लेते हैं। ताऊ जी वाली स्टोरी याद है ना, कि भाई मेरे ताऊ जी के साथ कैसा हो, तो उनको अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो बहुत ध्यान रखना। तो छोटे किसानों को कर्ज दे देते हैं। स्थायी पूंजी में निवेश करते हैं। स्थायी पूंजी में मतलब क्या है कि भाई थोड़ी और जमीन खरीद ली कहीं पे, वहां पे खेती बाड़ी शुरू कर दी, ठीक है, 2-3 ट्रैक्टर और ले लिए कि आगे खेती में काम आ जाएंगे, ठीक है, 2-3 अच्छी मशीनें ले ली और काम आ जाएंगी। तो स्थायी पूंजी में निवेश करना जो 1 साल से लंबे समय तक के लिए चल सके। गैर कृषि क्रिया में निवेश करना मतलब कृषि का काम तो कर ही रहे, देखो दिमाग किसे कहते हैं, कृषि का काम तो कर ही रहे, गैर कृषि में और निवेश कर दो। दुकान खोल के रख दो, दुकान खोल के रख दो, वहां पे एक नौकर को बिठा दो और बोल दो इतना पैसा मुझे दे देना, ठीक है। कहीं परिवहन में किसी को अपने पास 2-3 गाड़ियां ले ली, टेम्पू ले लिए, ऑटो ले लिए, वो ले लिए और चलाने के लिए छोड़ दिया, भाई चलाता रहा, मुझे रोज के इतने पैसे दे दिया। तो ये चीज क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये निवेश है पैसों का। तो वो इस प्रकार से अपने पैसों का इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 8 और अब आपके होने वाले हैं ठाठ, बिल्कुल मस्त रहो। उदाहरण की मदद से रबी और खरीफ फसलों को समझाओ। तो रबी फसल क्या होती है, खरीफ फसल क्या होती है, उदाहरण से समझाओ तो अपन समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे खरीफ फसलें। जुलाई में बरसात के मौसम में बीज को बोया जाता है। जुलाई में तो क्या हो रहा है, बीज बोया जा रहा है। जुलाई क्या सा मौसम है, बरसात का मौसम है। सितंबर अक्टूबर में कटाई कर दी जाती है, ठीक है, और सितंबर अक्टूबर में कटाई 3-4 महीनों के अंदर कटाई कर दी जाती है। जुलाई अभी बरसात वाला मौसम ही चल रहा है, आपको पता है अभी जुलाई है तो बरसात वाला मौसम ही चल रहा है। तो इस बरसात के मौसम में क्या होता है कि वो लोग खरीफ फसलें बोई जाती है। तो अभी कौन सा समय चल रहा है, खरीफ फसलों वाला चल रहा है। सितंबर अक्टूबर में इसको काट देंगे। अरबी भाषा में खरीफ शब्द का मतलब है पतझड़, ठीक है, खरीफ शब्द का मतलब क्या है, पतझड़ है। और सितंबर अक्टूबर वाला जो समय आता है वो पतझड़ वाला आता है, उसमें सब कुछ पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, खरीफ फसलें हम इन्हें कहते हैं। उदाहरण चावल मक्का बाजरा, ये सब क्या है, खरीफ फसलें। रबी फसलें कौन सी है, अब क्या है, अक्टूबर तक तो उनका प्रोसेस चला खरीफ फसलों का, अब नवंबर दिसंबर में इनको बोया जाएगा, बिल्कुल ठंड में किसान जाता है बेचारा बोने। जून और जुलाई में इसकी कटाई कर दी जाती है। और उदाहरण गेहूं सरसों मटर। तो इसीलिए अभी मई जून वाला ऐसा समय रहता है जब लोग गेहूं खरीदने मंडियों में जाते हैं, गेहूं खरीद के लाते हैं, हम लोगों ने भी खरीदे हैं। तो गेहूं खरीदने का ये समय रहता है, क्यों, क्योंकि इसी टाइम कटाई होकर आते हैं। बरसात के मौसम में खरीफ में किसान जवार और बाजरा उगाते हैं। अब जो बरसात में खरीफ फसलों वाला है उसमें जवार और बाजरा भी उगाया जाता है।
इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो मतलब जो ज्वार और बाजरा उगा रहे हैं वो किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? पशुओं को खिलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है, ठीक है। तो आलू की खेती भी करते हैं, ठीक है। तो आलू से हम अलग अलग चीजें बना के खाते हैं और मस्त रहते हैं। ये थे। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 9 पे। बहुविध फसल प्रणाली के लिए 2 आवश्यक अवस्थाएं बताइए। भाई बहुविध फसल प्रणाली के लिए 2 आवश्यक अवस्थाएं मतलब ऐसी 2 कंडीशन क्या है जो आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आपकी बहुविध फसल प्रणाली सफल होगी। बहुविध फसल के लिए 2 आवश्यक अवस्थाएं। पहली, भूमि पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक से ज्यादा फसलें उगा रहे हो तो सबको पानी चाहिए और पानी के लिए तो सिंचाई होनी चाहिए। अब क्या होता है, जो पालमपुर के लोग थे उनके पास बिजली थी, तो बिजली से क्या करा, मोटर चला दिया और पूरे खेत में पानी लग गया, अच्छे से पानी की व्यवस्था हो जाती थी। और बाकी क्या करते हैं लोग बाग, कुएं से पानी ऐसे ऐसे निकालते हैं, ऐसे खींच खींच के पानी निकालते हैं, फिर ले जा के ऐसे डालते हैं, तो बहुत टाइम खराब होता है, पानी भी कम रहता है। तो इसलिए क्या करते हैं, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। कृषकों के पास खेतों में निवेश करने हेतु पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। जो किसान है उनके पास इतनी पूंजी हो कि वो खेतों में निवेश कर सके। सेकंड, कृषकों के पास खेतों में निवेश करने हैं तो पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। तो पहला तो क्या हो, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, खेतों में निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी पूंजी उनके पास होनी चाहिए। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर खरीद सके, ठीक है, अच्छी से अच्छी मशीनरियां खरीद सके। तो क्या है, पूंजी की व्यवस्था उनके पास होनी चाहिए, अच्छे से अच्छे खाद उर्वरक खरीद सके, जिससे क्या होगा, तभी जाके बहुविध फसल प्रणाली सफल होगी। तो ये 2 कंडीशन तो होनी चाहिए। कृषि मजदूरों को रोजगार संबंधी किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? किसकी बात करी? कृषि मजदूरों की करी, कृषकों की नहीं, ठीक है। जो किसान उसकी बात नहीं करी, जो किसान जो मजदूर है उनकी बात करी। मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार से इनको क्या है, श्रम की व्यवस्था होती है। एक तो क्या करते हैं, खुद के परिवार के लोग कर लेते हैं, और एक जो बड़े किसान होते हैं तो वो क्या है, श्रमिक रखते हैं, नौकर रखते हैं, लेबर रखवा के काम करवाते हैं। तो अब जो मजदूर है जिनके पास खुद की भूमि नहीं है, तो हमने जाना था 450 परिवारों में 150 लोगों के पास क्या है, भूमि नहीं है, भूमिहीन है। और अधिकांश कौन है, दलित समुदाय के लोग हैं, उनके पास बेचारों के पास भूमि नहीं है, वो उनको गांव के बाहर रखा जाता है। तो बहुत गलत स्थिति है वो, ठीक है। तो ऐसे लोगों के पास काम की क्या समस्या है वो देखना है। किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए, आपको सिर्फ 3 बतानी है। पहला, खेतीहर श्रमिक भूमिहीन मजदूर होते हैं। जिन खेतों में वे कार्य करते हैं उन पर उगाई गई फसलों पर उनका कोई अधिकार नहीं होता है। देखो ये इनके साथ समस्या क्यों है? पहली बात तो ये जितने भी खेतीहर मतलब जो खेतियों में काम करने वाले श्रमिक हैं, जो नौकर चाकर हैं, वो भूमिहीन मजदूर है। मैंने अभी आपको बताया भूमिहीन, ठीक है। कितने भूमिहीन परिवार रह रहे हैं? 150 परिवार क्या है, भूमिहीन है वहां पे, जिनमें से अधिकांश दलित समुदाय के लोग हैं। ये लोग क्या है, जिन खेतों पे काम करने जा रहे हैं उस फसलों पे इनका कोई अधिकार नहीं। भाई वो वहां काम करने जाते हैं, उन्होंने काम करा, उनके 60 रुपए 100 रुपए जो भी एक दिन के बनते वो दे दिए, कभी उनको खाना खिला दिया, कभी एक अनाज की बोरी दे दी, ऐसे करके दे देते हैं। पर जो फसल पर उग रही है उस पर किसका अधिकार है? किसान का। जो मालिक है, बड़ा किसान है, जिस भी किसान के पास वो काम कर रहे हैं उसका अधिकार है। तो इनका तो कोई अधिकार रहा ही नहीं उस पर। श्रमिकों की मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य, बुआई, कटाई आदि के लिए अलग अलग होती है। अब मतलब क्या हो, भाई आप इस फसल का उत्पादन कर रहे हो तो इतना पैसा मिलेगा, इस फसल का उत्पादन कर रहे हो तो इतना पैसा मिलेगा, आप बुआई कर रहे हो तो इतना मिलेगा, कटाई कर रहे हो तो इतना मिल रहा है। इस क्षेत्र में मतलब पालमपुर में काम कर रहे हो तो इतना है, कोई दूसरे गाँव में और कम या और ज्यादा भी हो सकता है। तो सब जगह क्या है, अलग अलग स्थितियां हैं। रोजगार की अवधि में भी काफी भिन्नताएं होती है। अब अवधि मतलब समय, कितने समय तक के लिए उनको रोजगार मिलता है, उसमें भिन्नता है, डिफरेंस होता है। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। तो क्या होता है, या तो वो एक दैनिक काम हर दिन जाते हैं, जो काम होता है वो करके आ जाते हैं, या पूरे साल के लिए रख लेते हैं, या एक फसल की बुआई के लिए रख लिया फिर निकाल देंगे, फिर कटाई में बुला लेंगे फिर निकाल देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या है, कोई समय तय नहीं है कि भाई इनको हमेशा के लिए रख लिया। एक दिन का भी काम हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है। तो मतलब क्या है, इनके काम में कोई परमानेंसी नहीं है, परमानेंट नहीं है। इनको हमेशा चिंता रहती है यार कल मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल काम मिलेगा, पैसे कमा कर लाऊंगा तो क्या है 2 वक्त का खाना मिल पाएगा। तो बहुत बुरी स्थिति है। पालमपुर के बड़े किसान मशीनों का प्रयोग करने लगे हैं, परिणाम स्वरूप श्रमिकों के लिए खेतों में कार्य दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। अब क्या हुआ, जब से हरित क्रांति भारत में आई है उसका लोग क्या है, बड़ी बड़ी मशीनरी, अच्छी अच्छी चीजें, उपकरण खरीदने लगे। उससे क्या हुआ है, जो के पास जमीन नहीं है
जिन किसानों के पास, जिन मजदूरों के पास, उनका मजदूरी का काम क्या है, कम हो गया। पहले क्या था भाई, 5 मजदूर लगा के, ठीक है, कोई काम कराया जाता था। अब वो एक जने को क्या है, ट्रैक्टर थमा दिया और वो सारा काम कर देते हैं, ठीक है। सिंचाई के लिए, पानी निकालने के लिए पहले कुएं से लोग चाहिए होते हैं, अब नहीं है, सीधा एक मोटर का बटन दबाया, यहाँ से मोटर का बटन दबा, वो पूरे खेत में पानी दे देगा। तो क्या है, जो अधिक आधुनिक उपकरण आए हैं उनसे क्या हो रहा है, जो खेती श्रमिक है उनकी नौकरियां, उनके काम धंधा जा रहा है। अब सवाल नंबर 11, हरित क्रांति क्या है? बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह मैं आपको शुरुआत में भी समझा चुका हूं। क्रांति होती क्या? भारत में किन्हीं 2 राज्यों के नाम लिखो जिनमें सबसे पहले आधुनिक खेतों का तरीका अपनाया गया, मतलब हरित क्रांति को अपनाया गया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के अंत में हुई, मतलब 1960 के बाद वाला जो दौर है उसमें क्या हुआ, हरित क्रांति की शुरुआत हुई है। हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, इन्होंने शुरुआत करी थी। अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए, मतलब गेहूं और चावल का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए ही क्या है, ये अधिक उपज वाले बीजों का इस्तेमाल किया गया है। गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाया गया। ज्यादा मात्रा में उपज, ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशक की जरूरत। अब क्या, ज्यादा मात्रा में तो उपज, भाई ज्यादा बहुत अच्छी उपज होती थी, ठीक है, ज्यादा पानी चाहिए पर रासायनिक उर्वरक, खाद, मिट्टी, जो केमिकल है, सब कुछ चाहिए। अधिक उपज, केवल अधिक उपज प्रजाति वाले बीजों मतलब आपके पास HYV बीज होंगे तभी क्या होगी, ज्यादा उपज होगी। उसके लिए रासायनिक उर्वरक भी आपके पास होने चाहिए, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर, और कीटनाशक तो होने ही होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई पेड़ पौधा खराब हो गया तो उसको सही कर सके। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया है। तो अगर आपसे 2 राज्य पूछे तो आप पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में से कोई सा भी लिख दीजिएगा, आपका सही होगा। ये क्या है, आधुनिक कृषि विधि है। इसमें ये आपको अधिक उपज वाले बीज दिखाएं, जिससे क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, अच्छा उत्पादन हो सकता हो। ये ट्रैक्टर है, यहाँ पे नहर है, ये मोटर मशीन है, ठीक है, बिजली के लिए व्यवस्था करिए, बाद में ये कीटनाशक और ये उर्वरक, ये सब क्या है, आधुनिक पद्धतियां हैं, जिनसे आधुनिक उपकरण, जिसका आप इस्तेमाल करके अच्छी से अच्छी उपज कर सकते हैं। सवाल नंबर 12, पर्यावरण पर हरित क्रांति के कोई 3 नकारात्मक प्रभाव बताइए। अब क्या हुआ है, हरित क्रांति के फायदे तो बहुत हुए पर नुकसान भी कुछ हुए, तो वो नुकसान बताने। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव, पहला, मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। अभी हमने बात करी, बार बार में जब आप फसलों में रासायनिक उर्वरक डालोगे, केमिकल डालोगे, ठीक है, आप क्या है, बार बार में उस पर कीटनाशक डालोगे, तो वो मिट्टी खराब होगी। देखो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, भाई प्रकृति है ना, अगर हम लोग प्रकृति के अनुसार चलेंगे ना तो सब कुछ सही चलेगा। भाई प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है, प्रकृति हमें देती रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं, नेचर हमें सब कुछ देगा, ठीक है। पर अगर हम प्रकृति को चैलेंज कर करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो प्रकृति क्या रिएक्ट करके हमें वापस फेंक के मारेगी, जिससे कि हमें बहुत दुख होगा, बहुत लगेगी। अब हम लोगों ने क्या करा कि भाई हमारे ज्यादा उपज करने के लिए, हमारे जनसंख्या को पूरा खुलाने के लिए हमने केमिकल का इस्तेमाल करा और करा। आज हमारा शरीर है, ये एक भगवान का दिया हुआ शरीर है, ठीक है। इसमें अगर हम नेचर के हिसाब से रहते हैं, मैं नेचर के हिसाब से सुबह जल्दी उठना, थोड़ा योगा करना, घूमने फिरने जाना, अच्छा खाना, ठीक है, तेल मिर्च मसाला कम खाना, ये सब क्या है, ये प्रकृति के नियम है। भाई आप अच्छा खाओ, अच्छे से रहो। पर हम लोग क्या करते हैं, खाएंगे बढ़िया, सब कुछ अच्छा होना चाहिए भाई, फिर उसके बाद क्या करते हैं, केमिकल लेते हैं। केमिकल क्या है, दवाइयाँ ले ली, मेडिसिन ले ली, पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, दवाई दो, दवाई ले ली, सिर में दर्द हो रहा है, दवाई ले ली। वो केमिकल शरीर में जा रहा है, तो वो केमिकल क्या है, शरीर को खराब तो करेगा ही करेगा। वो शरीर को खराब कर सकता है तो वो मिट्टी को तो खराब करेगा ही। तो क्या मिट्टी की उर्वरता है, जो फर्टिलिटी है उसकी, वो खराब हो जाती है, फिर कम उपजाऊ रह जाती है। भौम जल स्तर कम हो गया है, ठीक है। अब क्या है, बोरिंग लोगों ने खोद दी, फिर उसे मोटरों को कनेक्ट कर दिया, तो क्या हुआ, जो बोरिंग खोदी वो जमीन में से खोदी गई, उसे पानी लिया गया, तो अब क्या हो गया, भौम जल स्तर, मतलब जो पहले पानी का लेवल अगर यहाँ था तो अब पानी का लेवल यहाँ पर आ गया, फिर धीरे धीरे यहाँ पर आ गया, तो जो भूमि के अंदर पानी था वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ज्यादा पूंजी की लागत, अब गरीब किसान तो बेचारा कुछ काम कर ही नहीं सकता है, ज्यादा पूंजी चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, तो ये क्या है, बहुत बड़ा नुकसान है। सवाल नंबर 13, गांव पालमपुर में कृषिगत एवं गैर कृषिगत क्रियाएं कौन कौन सी है। तो देखो कृषिगत क्रियाएं, तो जो कृषि का काम कर रहे हैं वो सारी कृषिगत क्रियाएं, और कितने आबादी कर रही है, 75% आबादी कृषि का काम कर रही है। गैर कृषि क्रियाओं को देख लेते हैं। डेयरी, दूध बेचने का काम, लघु विनिर्माण, छोटे छोटी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, कोई टेडी बियर बना लेगा घर में बैठ के, कोई सिलाई का काम कर लेगा, ठीक है, कोई जो लेडीज वो डोरमेट्स बनाती है ऐसे ऐसे हाथों से करके वो बना लेंगे, तो ये विनिर्माण का काम है। मतलब क्या है, खेती का नहीं, पर आपको कच्चे माल को एक अच्छे माल में परिवर्तित करके ही आपको देना है।
दुकानदार दुकान खोल ली, और परिवहन एक जगह से दूसरी जगह सामान को, वस्तुओं को, लोगों को छोड़ने का, लाने का काम परिवहन में आ जाता है। पालमपुर में 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य कर रहे हैं। 75% कृषि में थे तो 25% यहाँ पे। सवाल नंबर 14, बहुविध फसल के कोई 3 लाभ बताएं। जो हम बहुविध फसल कर रहे हैं भाई, एक साल में एक भूमि पे एक से ज्यादा फसल का जो उत्पादन कर रहे हैं, उसके कोई 3 लाभ बताओ। बहुविध फसल प्रणाली के लाभ, पहला, जब भूमि के किसी एक टुकड़े में 2 या 3 फसलें पैदा की जाती है तो यह उपज को बढ़ा देती है। तो अब क्या है भाई, आप 1 या 2, 3 फसलें जब उगाओगे, उस पर लगाओगे तो क्या होगा, उपज बढ़ेगी। ठीक है, उपज बढ़ेगी, ज्यादा आपके पास क्या होगा, उत्पादन होगा, और आप उसे ज्यादा से ज्यादा बेच पाओगे तो फायदा होगा। जैसे पालमपुर के किसान अधिक आय कमाने हेतु एक वर्ष में 3 फसलें उगाते थे, तो 3 फसलें उगा रहे हैं। ठीक है, जो मौसम की खरीफ फसल है, रबी फसल है, वो तो उगा रहे हैं। कभी आलू लगा लिया, साल में एक बार गन्ना भी लगा रहे हैं, उसकी कटाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 3 फसलें पैदा करने के बावजूद मृदा का उपजाऊपन बरकरार रहता है, क्योंकि इसमें फसलें बदल बदल कर उगाई जाती है। जैसे खाद्यान्न फसलों के साथ दालें, सोयाबीन आदि उगाई जाती है। दालें मृदा के नाइट्रोजन को कायम रखती है। अब क्या कर रहा है, ठीक है, इनको बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने क्या है, उगाना शुरू करा है। भाई कभी ऐसी फसलें उगा ली जो क्या है हमारे बहुत ज्यादा जरूरत है, फिर कभी ऐसी उगा ली जो क्या हो मिट्टी को खराब नहीं करती। जैसे अब दाल है, तो दाल क्या है, मृदा में नाइट्रोजन बनाए रखने का काम करती है, और नाइट्रोजन मिट्टी के लिए बहुत अच्छी होती है। तो उससे क्या हो, वो मिट्टी खराब नहीं होती, उसकी उर्वरता है, जो उसका उपजाऊपन है वो खराब नहीं होता। तो ये अच्छी बात है, मतलब मिट्टी भी खराब नहीं हो रही है और आपका सब कुछ अच्छे से चल रहा है। इस कृषि प्रणाली का एक ये फायदा भी है कि अगर किसी कारणवश 3 में से एक फसल खराब हो जाए तो किसान बाकी दोनों से पर्याप्त लाभ प्राप्त कर सकता है। अब क्या है भाई, 3 फसलें उगाई, एक खराब निकल गई तो कोई बात नहीं, 2 का तो पैसा कमाओ, 2 से तो पैसा मिलेगा। ठीक है, 4 फसलें उगाई तो एक खराब हो गई तो कोई बात नहीं, 3 से पैसा कमाओ, मतलब ऑप्शन रहता है कि पैसा कमाने का। सवाल नंबर 15, पालमपुर गांव में छोटे किसान किस प्रकार पूंजी का प्रबंध करते हैं। अब बड़े किसानों के पास तो खूब पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, पर छोटे किसान कहां से पूंजी के लिए पैसा करते हैं, कहां से वो खाद, उर्वरक, मशीन खरीदने के लिए पैसा लाते हैं। छोटे किसानों के पास बचत नहीं होती है, उन्हें पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ रहा है, पैसा उधार लेना पड़ता है, और उधार लेना पड़ता है और फिर देना पड़ता है। तो उनको क्या, बाद में देना भी पड़ता है। पहले उधार ले रहे हैं और फिर देना भी पड़ता है किनको, जिनसे लिया है। अब इनको बचत क्यों नहीं हो रही, मैंने जैसे बताया था भाई 50 किलो ये लोग उगा रहे हैं, तो 20 किलो तो क्या है परिवार के लिए पहले ही रख लिया, और 30 किलो क्या है बेच देंगे। अब जो 30 किलो इन्होंने बेचा है और उससे जो पैसा इनके पास आया है, वो कभी बेटी की शादी के लिए बचा के रखा है, बेटे को पढ़ाने के लिए बचा के रख रखा है। ठीक है, बेटी को बढ़िया कोर्स कराने के लिए बचा रखा है। ठीक है, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बचा के रख रखा है, कोई घर में परेशानी आ जाए उसके लिए पैसा बचा के रख रखा है। तो मतलब पारिवारिक में ही वो पैसा खत्म हो जाता है, तो खेती के लिए तो बचता ही नहीं, तो उनको क्या उधार लेना पड़ता है, और उधार लेने के बाद देना भी पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न लागतों की पूर्ति के लिए करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। किससे ले रहे हैं, साहूकारों से। ठीक है, बड़े किसानों से, व्यापारियों से, इन सब से क्या कर रहे हैं, वो कर्जा लेते हैं। और कैसे लेते हैं और किस प्रकार से ये लोग छोटे किसानों को लूटते हैं, ये हम बहुत अच्छे से वीडियो में समझ चुके हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है, कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। तो क्या बहुत ज्यादा ब्याज वो लोग लेते हैं, जिससे क्या होता है, इन लोगों को बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है। तो ये क्या है, जो छोटे किसान हैं उनको पूंजी की व्यवस्था में ये समस्याएं होती है, और इन्हीं समस्याओं के साथ मैं आपको सभी को धन्यवाद कहता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो में अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछें। ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताबड़तोड़ कमेंट कर दें कि सर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और अपने परिवार के साथ जुड़े रहें और उज्जवल भविष्य के लिए आगे मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच।